नवाबों के शहर लखनऊ में मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। एयरपोर्ट से निकला हूँ। चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दे दिया गया है, लेकिन पहले जो अमौसी एयरपोर्ट का जो नाम चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट था, अब वो अडानी जी के हाथ में, अडानी संभाल रहे हैं ये एयरपोर्ट। लखनऊ में हूँ, कई साथी हमारे साथ हैं, बातचीत करेंगे। और एज़ यूजुअल जब भी लखनऊ में होता हूँ तो मेरे साथ आरबी सिंह बौद्ध साहब होते हैं, उनसे रूबरू कराता हूँ। पहले बौद्ध साहब कैसे हैं? जय भीम। और दो कलाकार भी पीछे बैठे हुए, एक महेश है और अर्जुन, जरा इधर देखिए। और तीसरे भाई जो हैं रिसर्च स्कॉलर है। अच्छा, अपना नाम बताएं। हो गया सर। अच्छा, चलिए। तो अभी आरबी सिंह बौद्ध साहब के साथ चल रहा हूँ। और कहाँ चलेंगे हम लोग अभी? अम्बेडकर पार्क, अम्बेडकर पार्क, सामाजिक परिवर्तन स्थल। तो जो बना होगा उस समय तो आप लखनऊ में ही रहे होंगे। जी जी हैं? जी जी। तो पूरी इतिहास, हिस्ट्री पता होगा कैसे बना, क्या हुआ। जी 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 अच्छा, तो उसके मायने क्या है सब कुछ बताएंगे। जी जी। तो आज हम लोग को अम्बेडकर स्थल ना, जी जी, वहाँ पे घुमाएंगे। और साथ में महेश, अर्जुन भी हैं, इनको भी घुमाएंगे। चलते हैं, आप सीधे वहाँ लिए चलता हूँ। उसके बाद वहाँ फिर लखनऊ के मिजाज पर चर्चा होगी। अभी तो जयंत गठबंधन से टूट गए हैं, जय जय करते चले गए हैं एनडीए में। अभी अखिलेश जी क्या करेंगे, बहन जी क्या करेंगे, कांग्रेस का क्या हाल है, यहाँ पर कुछ हो रहा है। अभी राहुल गांधी भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जो आ रहे हैं वो यहाँ से होकर जाएंगे। जरा देखते हैं कांग्रेस में आखिर चल क्या रहा है, और उत्तर प्रदेश में ख़ास तौर से क्या चल रहा है। क्योंकि कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता जो है ना उत्तर प्रदेश होकर जाता है। चलते हैं जरा अम्बेडकर पार्क। लखनऊ बहुत शानदार है, एक बार मैं गया हूँ, लेकिन आज उसके पूरे इतिहास पे चर्चा होगी, राजनीति पर चर्चा होगी, और बसपा का क्या हाल है उस पर भी चर्चा होगी। अब बौद्ध साहब गाड़ी चला रहे हैं, बहुत महंगे ड्राइवर हैं, इंजीनियर हैं, प्रोफेसर हैं और समाज सेवक हैं। तो सीधे हम लोग चलते हैं अम्बेडकर पार्क। जी चलिए, एयरपोर्ट से मैं, बौद्ध साहब, अर्जुन और महेश आ चुके हैं। और जगह बहुत ऐतिहासिक है। जगह का नाम है डॉक्टर भीमराव सामाजिक परिवर्तन स्थल। और यहाँ से हम लोग चलेंगे अंदर, यहाँ बातचीत करेंगे। लेकिन ज़रा विजुअल दिखाइए। यहाँ चाय पकौड़े, बहुत लड़का ने बहुत शानदार चाय पिलाया है। चाय पकौड़े, मोमोज, पॉपकॉर्न सब मिल रहे हैं। मोदी जी ने कहा था कि पकौड़ा तलना भी रोज़गार है। तो मुझे लगता है कि बहन जी ने काफ़ी पहले लोगों को ये दुकान लगवा दिया था। अगर यहाँ परिवर्तन स्थल नहीं होता तो फिर दुकान भी नहीं लगती। ये काम तो उन्होंने बहुत पहले किया था। इसमें नहीं, क्या बात है, सरकारी नौकरी है या नहीं है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पब्लिक सेक्टर यूनिट है या नहीं ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब लिए चलता हूँ आपको, अंदर चलते हैं बौद्ध साहब के साथ और अंदर दिखाएंगे और इसके इतिहास के बारे में। ये एंट्री गेट है, ये दिखाइए, एंट्री है। एक बार मैं आ चुका हूँ यहाँ पर पहले, काफ़ी पहले। और इधर टिकट घर है, टिकट, वहाँ टिकट मिलता है। तो वैसे बहुत शानदार, मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत शानदार बना है। और अभी अंदर चल के आपको दिखाऊंगा कि परिवर्तन स्थल इसको नाम क्यों दिया गया था। कि मिशन था कांशीराम जी का कि सामाजिक परिवर्तन हो। परिवर्तन की झलक दिखी, उसका एक प्रतीक है ये। लेकिन परिवर्तन एक सतत प्रक्रिया है, रोज़ करना पड़ता है, एक दिन करने से नहीं होता है। तो चलिए जरा टिकट लेते हैं और टिकट लेंगे, उसके बाद बौद्ध साहब के साथ अंदर चलेंगे। यहाँ VVIP लॉन्च भी बना हुआ, अति विशिष्ट कक्ष। 20 रुपये का टिकट है जी, 20 रुपये का। 20 रुपये का है। हम लोग 20 रुपये का है भैया ना जी। और 20 रुपये 5 टिकट खरीदा जा रहा है। अच्छा है, थोड़ा शुल्क है कि इसका मेंटेनेंस हो। और आते आते देखिए यहाँ पर ये सिंबल है, हाथी और कमल, ये बुद्धिस्ट प्रतीक है। बाबा साहब ने जब पार्टी बनाई थी शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, और जब उन्होंने चुनाव लड़ा था शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का, तो उनका सिंबल हाथी था। अम्बेडकर नामा पे ये वीडियो बना चुका हूँ। और उनके पीछे उनका लॉजिक ये था कि हमारे लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तो बहुत छोटे सिंबल होंगे तो उसको पहचान नहीं पाएंगे। तो इसलिए बाबा साहब ने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का जो पूरा सिंबल रखा था वो रखा था हाथी। इसका ये इतिहास है। वहाँ से कांशीराम जी ने ये सिंबल उठाया। और ये बात सही भी है कि हमारे लोग बहुत पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन हाथी तो पहचान सकते हैं ना, बड़ा जानवर है, हाथी पहचान सकते हैं। और ऐसे भी बुद्धिस्ट सिंबल है, तो इसकी शुरुआत
हाथी और बच्चों से हो रही है। चलिए अब बहुत साहब मैं ज़्यादा बोल लिया, जी अंदर बताइए जरा ये अंदर बताते चलिए, अंदर चल ही रहा हूँ, जरा ये सब भी दिखाइएगा, ये सिंबल सब जो है ऊपर भी हाथी ऊपर का वाला सिंबल, ऊपर वाला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल मुख्य द्वार। चलते हैं अंदर जरा देखते हैं। आइए हाँ हाँ बस आ गए 5 लोग। कहाँ से आते हैं लोग? दूर दूर से आते हैं। ओह चलिए कैंपस के अंदर हम आ चुके हैं, भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल के कैंपस में। और मैं जो हमारे कैमरा संभाले हुए साथी हैं उनसे कह रहा हूं कि ज़रा सा आप विजुअल्स दिखाइए, तब तक मैं बॉस साहब से इसके बारे में जानने की कोशिश करता हूं। और जहां मैं खड़ा हूं अंदर अभी चलेंगे, बाबा साहब की 80 टन की कांस्य प्रतिमा है, जी जी है ना? जी जी वो भी आपको दिखाएंगे। और कई यहाँ पे बिल्डिंग बने हुए हैं ना, भवन। जी 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 तो उसमें क्या है, सबके नाम पे है वो भवन, अंदर मूर्तियाँ हैं। नहीं, उसमें जो है ये जो 2 गुंबद दिख रहे हैं आपको, 2 गुंबद, हाँ इसमें गुंबद दिखाई दे रहा, गुंबद ये सामने। उसमें एक में जो है उन सारे संतों गुरुओं की प्रतिमाएं लगी हुई हैं, अच्छा, राउंड में। अच्छा ओके, जिसमें संत कबीर हैं, संत रविदास हैं, हाँ जितने भी पिछड़े दलित समाज के संत महापुरुष हुए, संतों का एक ग्रुप है पूरा, वो जो है राउंड में बना हुआ है, वो सबकी मूर्तियां हैं। और दूसरे वाले में जितने लोग सामाजिक सुधारक रहे, राजनीतिक प्लस सामाजिक, सामाजिक कार्यकर्ता रहे, संत और राजनीति। हाँ हाँ हाँ, ये 2 ग्रुप में और डिवाइडेड है। एक बिल्डिंग ये है जिसमें बाबा साहब हाँ अकेले मेन है, मेन बिल्डिंग है। और उधर भी 2 बिल्डिंग है, उधर भी है। उधर जो है हाथी गैलरी है। अच्छा हाथी गैलरी, हाँ, जो चलिए चलते हैं अभी, यहाँ भी पहले अंदर लिए चलता हूँ और दोनों बिल्डिंग में हम लोग चलेंगे जी और देखेंगे। देखिए मूर्तियों का, प्रतीकों का एक मतलब होता है। आम जो लोग होते हैं पूरा इतिहास नहीं पढ़ सकते हैं, मोटी मोटी किताब नहीं पढ़ सकते हैं, तो प्रतीक को देखकर समझते हैं कि उसका इतिहास क्या है। ये एक स्टेज है, अंतिम स्टेज नहीं है। उसके बाद इंटेलेक्चुअल्स का काम होता है, उसके बाद पढ़े लिखे का काम होता है कि इतिहास पढ़ पढ़ के सिंपल भाषा में लोगों के पास ले जाए, जो काम खुद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर करते थे। उनकी राइटिंग्स में आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा। आप चलिए ज़रा अंदर चलते हैं जहाँ की कांस्य प्रतिमा है जी, और दिखाते हैं आपको वहाँ विजुअल्स। अंदर ठंडक है ना, पत्थर ठंडा हो गया। तो चलिए बॉस साहब तो बताइए इसका कब इतिहास कब शुरू हुआ, क्या है इसका? ये देखिए वो सिंबल जी एलिफेंट आ गया दोनों तरफ है। उधर मैंने कहा था ना कि हाथी जो है सिंबल है बुद्धा का, तथागत के साथ हाथी, देखिए जी ठीक है। और आइए जरा चलते हैं, अब अंदर देखते हैं। डॉक्टर अंबेडकर बुद्ध की प्रतिमा बनी है चारों दिशाओं में, और बीच में जो सिंबल है वो है सूर्य, सन जी। अब आइए बाबा साहब की मेन मूर्ति है ये। आइए, मेरा जीवन संघर्ष ही मेरा संदेश है। मेरा जीवन संघर्ष है। वो बाबा साहब कितने वजन के? 80 बहुत शानदार मूर्ति है, बहुत अच्छा बना हुआ है। उद्घाटन के बारे में लिखा हुआ है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण सुश्री मायावती जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, कर कमलों द्वारा दिनांक 12 सितंबर 1997 में संपन्न हुआ। यह प्रतिमा स्मरण कराती है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के उस संघर्षमय जीवन का, तो इस देश के करोड़ों दलितों के शोषकों के उत्थान हेतु समर्पित रहा। ये बात तो सही है। अब एक फल हम लोग घूम रहे हैं और बढ़िया है। अब देखते हैं कि आगे कौन सी मूर्तियाँ हैं और क्या है। पहली मूर्ति बाबा साहब की मूर्ति है और उनके पुत्र यशवंतराव अम्बेडकर की वाइफ रमाबाई और अपने पेट कुत्ते के साथ बाबा साहब कांस्य की बनी हुई है।
तो इस पूरे गैलरी में आपको दिखाएंगे, बहुत भव्य बना हुआ है, बहुत शानदार है, लाइटिंग में इफेक्ट बहुत बढ़िया है। दिखाएंगे कि बाबा साहब जीवन की स्मृतियों से जुड़ी हुई जो बातें हैं। बाबा साहब जो है ये 11 बज रहा है, ये संभवतः 11 बजे रात को ही लिख रहे होंगे जी तो है जी 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 तो लग रहा है कि जो संविधान लिख रहे होंगे या बुद्धा इज़्ज़म्मा लिख रहे होंगे। जी 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 ठीक है, जी आइए अगली ये सिर्फ बाबा साहब की स्मृतियों से जुड़ा हुआ कक्ष है। और इसमें एक जहाँ पे आपने बहन जी की तस्वीर देखी है मूर्ति, उसके ठीक सामने, इसके ठीक सामने ये मूर्ति है डॉक्टर अंबेडकर, उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ये संविधान देते हुए, संविधान अर्पित करते हुए। और यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे उस तरफ बहन जी का है और इस तरफ मान्यवर कांशीराम और बहन जी की दोनों की मूर्तियाँ यहाँ पर हैं, जो कि इशारा कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। और उसमें बाबा साहब के साथ बहन जी की भी मूर्ति बनी हुई है जी हैं? जी बाबा साहब के साथ बहन जी की मूर्ति बनी हुई है आगे, और पीछे कांशीराम जी की है। और पीछे जो महाराष्ट्र के आंदोलनकारी थे बाबा साहब के साथ, उनकी है। और यहाँ भी कुछ इस तरह से, यहाँ पे लग रहा है कि ये आई डोंट नो इनके उद्घाटन का सीन है ये। हाँ तो पीछे कौन लोग हैं? वो बहन जी के ही साथ के हैं। साथ के हैं। और यहाँ तो बाबा ये बाबा साहब भी हैं। कौन है यहाँ? नहीं, कांशीराम जी का किसका है? नहीं, ये मुझे पता नहीं, लेकिन ये सहयोगी है कि कौन है आई डोंट नो। बाबा साहब उधर है, बहन जी के यहाँ पर है, और कांशीराम जी यहाँ पे हैं, और यहाँ पे बहन जी। चलिए जरा दूसरे भवन में चलते हैं, जरा देखते हैं। हाँ, अंदर घुस जाओ ना, अंदर आ जाओ। जो मेन बिल्डिंग है ना बाबा साहब वाला, उसी में है। आ जाओ इंटरव्यू करना। चलिए, ये धम्म दीक्षा कार्यक्रम है जी बाबा साहब का। धम्म दीक्षा कार्यक्रम है लखनऊ में। जब कभी आए आप तो यहाँ पे ज़रूर आए। यहाँ पे एक सुकून भी है ना, इत्मीनान है, शैली बहुत बेहतरीन है, सिंपल, बेहद खूबसूरत और बहुत तरीके से बनाया गया है। अब चलते हैं बाहर, कुछ साथी भी आएंगे। अरे उधर आगे जाके ये सब कहाँ चला गया? चलिए, तो इस भवन से बाहर निकलते हैं। कुछ साथी और आए हैं, उनसे अभी बात करेंगे, और दूसरे और भवन में क्या क्या है वो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। जब कभी आप लखनऊ आएँ तो यहाँ पे ज़रूर आएँ, एक बार ज़रूर देखें। बेहद शानदार नक्काशी और ये नमूना है ये लखनऊ में। अगर हैं और यहाँ नहीं आए तो फिर कुछ बात बनती नहीं। मैं आता हूँ अक्सर, लेकिन व्यस्तता इतनी ज़्यादा होती है कि मैं इस पे वीडियो नहीं बना पाया था। लेकिन इस बार समय है तो एयरपोर्ट से सीधा आया हूँ यहीं पर, और यहाँ पे चलते हैं और बिल्डिंग्स में और देखते हैं, एलिफेंट गैलरी देखते हैं। यहाँ देखकर आप पता कर सकते हैं कि इस कैंपस में क्या क्या बना है, और आते आते आपको बहन जी के भी दर्शन इधर पे हो जाएंगे जी। अब हम लोग गैलरी में चल रहे हैं, तब तक महेंद्र यादव एडवोकेट साहब भी आ गए हैं और उनको भी लिए चलते हैं। महेंद्र आ गए हैं। चलिए जरा गैलरी में देखते हैं किस तरह की मूर्तियाँ बनी हुई हैं और क्या क्या कोटेशन लिखा हुआ है, क्योंकि कोटेशन का अपने आप में बहुत महत्व होता है। अच्छा ये बताइए बॉस साहब, ये कब इतिहास इसके बारे में बताइए जरा सा। एक्चुअली क्या है ना, ये बहन जी की जो पहली सरकार बनी थी तो मान्यवर साहब की सोच थी कि उत्तर प्रदेश की राजधानी में इतना बड़ा पार्क बने बाबा साहब के नाम से कि उतना बड़ा पार्क दुनिया में ना हो। अच्छा, इस सोच के तहत जो है इसकी नींव जो है पहली सरकार में ही मान्यवर साहब के जिंदा रहते ही
नींव पड़ गई थी, लेकिन पार्क का साइज छोटा था, उतनी व्यवस्था नहीं थी। मतलब बाकी ये कंप्लीट हुआ, आ गए हैं। बाकी ये कंप्लीट, हाँ। बाकी ये मेन पार्क जो 2007 से 12 की सरकार रही बहन जी की, उसमें मेन काम किया गया उसमें। लेकिन इसकी शुरुआत मान्यवर साहब की सोच के हिसाब से शुरुआत में ही कर दी गई। 97 में? जी 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 जी। जो उद्घाटन भी जो है ना 25 जून 2009 को हाँ मायावती जी द्वारा इसका हुआ था। उस समय वो यहाँ पे मुख्यमंत्री थी। जी जी। अच्छा चलिए अब चलते हैं। और मैं इतिहास का छात्र हूँ, मैं पढ़ता समझता हूँ तो कोशिश करता हूँ। अब आपको लिए चलते हैं कि कहाँ कहाँ क्या बना है। सबसे पहली जो यहाँ प्रतिमा लगी है नारायणा गुरु, हाँ नारायण गुरु की प्रतिमा है। और क्या कोटेशन लिखा है ये चलते हैं और पढ़ते हैं ये क्या लिखा है। और कोटेशन का बहुत महत्व होता है। और मैं तो कई बार कहता हूँ कि मैं थोड़ा बिगड़ा हुआ चला हूँ तो जो मैं कहता हूँ पता नहीं वो कहाँ से आता है जहन में। तो पहला नारायणा गुरु की है, तो बताइए इसमें क्या है लिखा हुआ है, आप ही पढ़िए बहुत साहब जी। क्या लिखा हुआ उनका संदेश। दूसरे प्राणियों की खुशी अथवा प्रसन्नता ही मेरी प्रसन्नता है। अच्छा, यही मुख्य सिद्धांत है। जिस कार्य से एक व्यक्ति को प्रसन्नता प्राप्त होती है उस कार्य से दूसरे को भी प्रसन्नता मिलनी चाहिए। अपने स्वरूप को पहचानना ही ज्ञान है और ज्ञान कभी स्थिर नहीं रहता बल्कि वह सदैव बुद्धि को बढ़ाता रहता है। यहाँ भी देखिए नारायणा गुरु के आइडिया में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, ज्ञान है ना। जी 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 जी। और मैं बार बार कहता हूँ कि बहुजनों को, दलितों को अपना प्रोफेशनल तैयार करना होगा। प्रोफेशनल तैयार करना, जैसे जिस पे हम चल रहे हैं। जी जी जी। इसका डिजाइनर, जी जी, आर्किटेक्ट्स, जी अकाउंटेंट, जी, सीए, वकील, तमाम तरह के लोग तैयार करने होंगे। सिर्फ एमएलए एमपी बनने से और ब्यूरोक्रेट बनने से बात तो बनेगी नहीं। जी जी। क्योंकि आर्किटेक्ट जो बनाया होगा वो भी सवर्णी बनाया होगा। जी जी, मुझे ऐसा लगता है। जी क्या ठीक कह रहा हूँ? हाँ हाँ सही है? सही सही सही। तो चलिए अब दूसरे मूर्ति की तरफ चलते हैं। इसलिए बार बार जो कह रहा हूँ ना, प्रोफेशनल बनिए। गैलरी की दूसरी मूर्ति से आपको मिलवाता हूँ। और परसों मैंने देखा फिल्म का नाम है सत्य शोधक। जी। ज्योतिबा फुले उनकी पत्नी के संघर्ष पे बनी हुई शानदार फिल्म है। तो दूसरे प्रेरणा के नायक हैं ज्योतिबा फुले साहब हैं। और मैं आगे क्या उनका कोटेशन है वो भी मैं आपको पढ़वाता हूँ वकील साहब से। क्या वकील साहब महेंद्र जी क्या लिखा है जरा आइए। महात्मा ज्योतिबा फुले का जो कोटेशन है लिखा हुआ, विद्या बिना मत गई, मत बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया, वित्त बिना शूद्र हताश हुए और गुलाम बनकर रह गए। अर्थात इतना अनर्थ अकेले शिक्षा के अभाव में हुआ। दूसरा जो इम्पोर्टेंट मैसेज है उसमें भी क्या है, नॉलेज और शिक्षा। जी दूसरा भी। जी जी जी। तो बार बार मेरे से लोग नाराज हो जाते हैं, कहते हैं कि मुझे देश का हुक्मरान बनना है, मुझे ये बना दो, मुझे ये दे दो। अरे शिक्षा जिसको मिल गया अपने आप महान हो जाता है। महान हो जाएगा। अब फुले साहब थोड़ी इंडस्ट्री लगा रहे थे जी, हैं, उस शिक्षा से तो पूरा हिला के रख दिए। छत्रपति साहूजी महाराज गरीबों, दलितों एवं पिछड़ों को अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए स्वयं सोचना होगा और उसके लिए अपने समाज में संगठन और जागृति पैदा करनी होगी। भारत की उन्नति चाहे शीघ्र हो या विलंब से यह जाति भेद समाप्त होने की स्थिति पर भी निर्भर करता है। राजनीति छत्रपति साहूजी महाराज। बात फिर कॉमन चीज आ रही है, जागृति की बात कर रहे हैं ना, संगठन और जागृति। तो जागृति कहाँ से आती है? जागृति हर समय शिक्षा से आती है। तो तीनों महापुरुष मैंने देखा कि तीनों ने शिक्षा पे फोकस किया है। चलिए हमारे चौथे प्रेरणा के स्रोत जो हैं उनसे रूबरू करवाता हूँ। और बहन जी का जो विजन था ये क्रोनोलॉजी में चल रहा है शायद, जो मैं समझता हूँ। और साहू जी के महाराज के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौथे प्रेरणा के स्रोत हैं। और यहाँ मैं पढ़ता हूँ कि आखिर उन्होंने क्या संदेश दिया था और कौन सा ऐसा संदेश है जो बहन जी को बेहतरीन लगा, जिनको उन्होंने यहाँ खुदवाया है। और मैं वो पढ़ता हूँ और कैमरा मैन से कहता हूँ कि ज़रा मुझ पर नहीं, इस पे फोकस करें जहाँ बाबा साहब टेबल पे बैठ के पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर का जो कोटेशन है वो मैं पढ़ता हूँ। मैंने अपने समाज के लिए
जो कुछ भी किया है वो मैं जीवन भर बेहद तकलीफ़ें और अनंत कष्ट संकटों का सामना करके तथा अपने विरोधियों से संघर्ष करने के बाद ही कर पाया हूँ। बहुत संकटों और मुसीबतों को झेल कर मैं इस कारवां को आज जहाँ है वहाँ तक ला पाया हूँ। इस कारवां के सामने आने वाली दिक्कतों को झेलते हुए आगे बढ़ने दीजिए। अगर मेरे अनुयायी इस कारवां को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं तो इसे वहीं छोड़ दें जहाँ यह विद्यमान है, लेकिन किसी भी परिस्थिति में मेरे इस कारवां को पीछे नहीं जाने दे। यही मेरा संदेश है मेरे लोगों के लिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये बहुत ही मार्मिक बात है और मैं समझता हूँ कि आज नेताओं को और बहन जी को भी सोचना चाहिए जी 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 और दलित नेता को भी सोचना चाहिए और मुझे लगता है कि ये बार बार पढ़ना चाहिए कि कारवां आगे गया कि पीछे गया, कि यथावत है क्या है। अभी सुप्रीम कोर्ट में शेड्यूल कास्ट के रिजर्वेशन का वर्गीकरण चल रहा है और वर्गीकरण की जो लीला है मैं तो बेहतर तरीके से समझता हूँ। वैसे लोग अभी रिजर्वेशन कितना हुआ, 10% जो है EWS आ गया, कोई आंकड़ा नहीं, कोई कमीशन नहीं, कुछ भी नहीं, और उसमें वर्गीकरण की बात नहीं चल रही है कौन किसका खा गया। ये अंधेर गर्दी मची हुई है और इस अंधेर गर्दी में ये कोर्ट का भी हाथ है, ये न्यायालय का भी हाथ है कि इस पे 8 लाख का सवर्ण गरीब हो गया, निर्धन हो गया, और 8 लाख का OBC भी निर्धन है, और दलित को स्कॉलरशिप विदेश जाना तो वो भी 8 लाख, तो सब बराबर। इसका मतलब जाति खत्म हो गई। अब ब्राह्मण और अस्पृश्य में शादी भी होना चाहिए, घर आना जाना होना चाहिए। 2 जनरेशन अभी हुआ है। इससे दिक्कत किसको हो रही है? जो आत्मविश्वासी दलित, जो संघ मानसिकता, जो कट्टर ब्राह्मणवादी मनुवादी व्यवस्था को सवाल कर रहे हैं। दूसरा जनरेशन आया, थोड़ा कॉन्फिडेंट हुआ, वो जब सवाल कर रहा है तो लोग समझते हैं कि उसको वर्गीकरण के नाम पे उसको हटा दें। भाई, आरक्षण गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम नहीं है। आपको पहले ये समीक्षा कीजिए कि आरक्षण का कोटा पूरा हुआ कि नहीं अब तक हुआ, और हुआ तो वहाँ कहाँ कैसे हुआ, और जिन जातियों का प्रतिनिधित्व नहीं है उसके लिए पहले इंग्लिश मीडियम स्कूल खुलवाइए, अच्छे एजुकेशन की व्यवस्था कीजिए। नहीं तो मान लिया कि 500 जाति है और 5 नौकरी है, तो 500 जाति में बांटेंगे क्या? सही कैसे बांटेंगे? और किसी एक जाति में प्रोफेसर बनाना हो और वहाँ MA पास नहीं तो कैसे बनाएंगे? तो ये सरकार, ये RSS BJP लीला कर रही है, और लीला करके जो अपने नहीं कर सकती है वो कोर्ट के माध्यम से करवा रही है। इसलिए कोर्ट के डिसीजन पे भी नज़र रखनी है कि आखिर वो आंकड़ा क्यों नहीं मांग रहा है सरकार से, जाति जनगणना क्यों नहीं करवा रहा है। कोर्ट इस पर तो नहीं बोल रहा है, लेकिन IAS IPS कहता है कि IAS IPS जो हो गए, तो IAS IPS के साथ भेदभाव नहीं होता क्या? एक भी 5 IAS और 5 IPS ऑफिसर देश का दलित आदिवासी आके मेरे सामने कह दे कि मैंने ज़िंदगी में स्वाभिमान से काम किया, किसी से झुकना नहीं पड़ा है, कभी मेरा दमन नहीं हुआ, कहीं भेदभाव नहीं हुआ है, तब मैं मान लूँगा कि भेदभाव जाति खत्म हो गई इस लेवल पर। मैं तो प्रोफेसर हूँ, हिंदू कॉलेज में पढ़ाता हूँ, मुझे पता है कि विश्वविद्यालय में कैसे जातियाँ काम करती है, और ये भी जानता हूँ कि न्यायालयों में कैसे जातियाँ काम करते हैं। अब चलिए ज़रा देखते हैं हमारे 5वां प्रेरणा स्रोत कौन है। जातियों के प्रति समतल समानता का है। यह केवल भारत ही है जहां वर्ग संघर्ष के बजाय जाति संघर्ष देखने को मिलता है। मान्यवर श्री कांशीराम जी। चलिए, ये इनका संघर्ष की प्रतिमा है, जब वो साइकिल यात्रा करते थे। आजकल नेता लोग यात्रा उतरा नहीं करते हैं, आजकल नेता लोग एयर कंडीशन में रहते हैं और सीट का एडजस्टमेंट करते हैं और ट्विटर पे एक्टिव रहते हैं, ट्विटर पे सोशल मीडिया पे रहते हैं। संघर्ष करने में एक्चुअली तबीयत ठीक वैसे रहता है, साइकिल चलाएंगे या पैदल घूमेंगे तो सेहत ठीक रहेगा, लेकिन AC में रहने की आदत पड़ गई है तो कैसे बाहर निकलेंगे लोग, समाज को आंदोलित क्यों करेंगे। दूसरा उल्टा आजकल ज्ञान देता है लोग कि आंदोलन मत करना, जेल चले जाओगे, नौकरी नहीं मिलेगी। तो नौकरी बची हुई कहाँ है जहाँ से आपको नौकरी मिलने वाली है। चलिए अब हमारे छठे जी स्रोत वहाँ पे लिए चलते हैं। आप बहन जी ने क्या संदेश छोड़ा है, बहुत शानदार बहन जी की भी मूर्ति बनी हुई है। हमारे बसपा के पूर्व जो कार्यकर्ता बहुत साहब हैं, इनसे मैं पढ़वाऊंगा कि आखिर बहन जी ने आपको क्या संदेश दिया था, समाज के लिए क्या संदेश दिया था, तो आप पढ़ेंगे। और ये जो यहाँ पे चित्रण है, डॉक्टर अंबेडकर का मिशन अधूरा बहन जी करेंगे पूरा, सर्व समाज के सम्मान में बहन जी मैदान में। अब तो बहुजन नहीं रह गया, अब तो सर्व समाज हो गया।
कांशीराम जी का मिशन अधूरा बहन जी करेंगी पूरा। क्या बहन जी का संदेश है, पढ़ के बहन सुनाइए जी का जरा। संदेश यह है कि देश में सर्व समाज ही मेरा परिवार है, अच्छा। और इस समाज में से खास तौर से दलित और पिछड़ा वर्ग, जिनकी यहाँ जिंदगी के हर पहलू में सदियों से बड़े पैमाने पर उपेक्षा हुई है, उनको मान सम्मान और स्वाभिमान की जिंदगी बसर करने और इन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने हेतु तथा साथ साथ अपर कास्ट समाज में से गरीब व असहाय लोगों की गरीबी व लाचारी को दूर करने के लिए ही मैंने अपना तमाम जीवन समर्पित किया है, और जिनके लिए मैंने अनेकों प्रकार की दुख तकलीफें भी उठाई हैं, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए अवश्य ही प्रेरणा का काम करेगा, ऐसा मेरा महत्वपूर्ण विश्वास है। सुश्री मायावती जी। चलिए, तो सर्व समाज हो गया जी, और साथ में वो गरीब तबके के लिए बात की तो 10% वो भी आरक्षण हो गया। जी। और अभी SC ST में वर्गीकरण की बात चल रही है, उस पर बहन जी का कुछ टिप्पणी अभी हाल फिलहाल में आया है क्या? उस पर उन्होंने कहा है क्या? नहीं, पहले जो ऊपर लिखा हुआ है कि सर्व समाज ही मेरा परिवार है, यहीं पे सोचने की ज़्यादा आवश्यकता है कि जब सर्व समाज ही मेरा परिवार है, यही कसम जब खाया गया था, तो फिर आगे बातें कैसे बदलती गई जो है। ये तो बहन जी ने 15 साल पहले 20 लाख की भीड़ में रमाबाई स्टेडियम में कहा था। अच्छा। कि मेरा अगला वारिस जो होगा, मैं बहुजन समाज के लिए, बहुजन समाज ही मेरा परिवार है, और मेरा जो वारिस होगा वो मेरे परिवार का नहीं होगा, मुझसे 20 साल छोटा होगा, वो चमार बिरादरी से होगा, और वो शादीशुदा नहीं होगा। 4 शर्तें बहन जी ने बताया था, और कहा था कि उसका नाम लिफाफा में लिख करके और सील करके मैंने पार्टी कार्यालय में रख दिया है। वो समय रहते जब मेरे नहीं रहने पे खोला जाएगा तो वारिस बन जाएगा। तो ये सारी बातें जो आ गई इसके बाद जो 15 सालों में, और ये अपने आप। शुक्ला साहब, आप यहाँ ड्यूटी करते हैं प्राइवेट सिक्योरिटी में? जी, अब तो परमानेंट है। अच्छा, और राम कृपाल जी हैं? सॉरी, जय वीर, मुझे लगा शुक्ला जी लिखा हुआ गुरु। ये राम कृपाल जी हैं यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड। आपकी परमानेंट जॉब है ना यहाँ पे? जी, परमानेंट है आप लोग। चलिए, बहुत बढ़िया। कम से कम आजकल परमानेंट नौकरी नहीं मिल रहा है। बहन जी ने हमारे परिवार के लिए सब कुछ दिया है। नहीं, बहुत बढ़िया। धारदार हथियार से काटो तभी हम लोग नहीं कटने वाले हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। कहाँ के रहने वाले हैं कृपाल जी? कुशीनगर के रहने वाले हैं। कुशीनगर की नगरी का। अच्छा, वाह, शानदार। देखिए, चलिए अब चलते हैं। हम दिल्ली से आए हैं, हमारा एक यूट्यूब चैनल है, उसका नाम है अम्बेडकर नामा। अच्छा, तो उस पर वीडियो आ जाएगा। आप प्रोफेसर रतन लाल जी हैं जो आते रहते हैं जो चैनल पे, ठीक है ना? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपने समाज को जगाते रहते हैं। हाँ, हम भी वही काम कर रहे हैं, समाज को जगाते भी। वो ज़्यादा सो लेता है तो कान पकड़ के ईंट भी दे देते हैं। बाबा साहब ने जो लिख करके दे दिया है, हाँ, शिक्षा ही मुख्य है सर, ठीक ना? हाँ, शिक्षा को जिन्होंने ग्रहण कर लिया सही सलामत, वो किसी भी मंच पर, किसी भी समाज में, किसी भी स्थान पर, किसी भी राज्य में वो अपना जलवा दिखा सकता है। अच्छा, यहाँ कहाँ के लोग आते हैं? यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। अच्छा, देश भर के लोग? मुंबई, गुजरात, महाराष्ट्र वगैरह हर जगह के लोग आते हैं यहाँ। अच्छा, चलिए, बहुत। तो कितना साल नौकरी का हो गया आपको? हमारा 13वां साल चल रहा है। तो पेंशन वाला में नहीं है आप ना? पेंशन वाला में तो कट गया है गुरु। चलिए, उसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, ओल्ड पेंशन इसकी। स्वामी प्रसाद मौर्य, जहाँ से वो राजा भैया के गांव के रहने वाले थे। वीडियो बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं, क्या दिक्कत है? हाँ, चलिए, भिड़ जाएंगे और क्या। हमारा कोई क्या ले? हाँ, हम तो अभी ये पूछेंगे कहाँ से लोग आ रहे हैं, और थोड़ी पूछ रहे हैं कोई जी। चलिए, ठीक है। और अच्छा लगा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? शिक्षा को ग्रहण कर लिया ना, शेरनी के दूध के बराबर काम करेगा। सही बोले। बच्चा लोग क्या करता है? बच्चे एक लड़का, चार बेटे हैं, एक बिटिया है। बिटिया की शादी उदी कर दिया। अच्छा। एक बेटा है तो BSc करके उपमेश से, उसके बाद में ITI किया है। अच्छा। ITI करने के बाद अपना ये दौड़ भाग कर रहा है। इसमें 17-18 का पेपर है पुलिस वाला। अच्छा। और उसमें वाला में जो 41,520 वाला था, उसमें 10.3 अंक से पीछे हो गया। चलिए, कोई नहीं, हो जाएगा। हुआ कहे कि मेडिकल के लिए कर बुलाया जाएगा, लेकिन मेडिकल आज राम राज में स्वागत है। चलिए, जय भी। एक लड़का आया तो BA करके, उसके बाद में वो मर्द किया है। चलिए, तो इस सामाजिक प्रेरणा स्थल से अब हम लोग निकल रहे हैं। हम तो जितना कमाते हैं सर, एक पैसा बचता नहीं है। नहीं बचेगा, बहुत महंगाई है। खाओ पियो मत। और भूख भी लग गई है। एयरपोर्ट से निकले हैं, काफ़ी देर हो गया। और यहाँ बीच में बाबा साहब की प्रतिमा भी लगी है। मैंने पूरा पढ़ा दिया। 3
3 जगह जो है ना, जो मैसेज ज़रूर पढ़ना चाहिए, और मैसेज सिर्फ पढ़ना ही नहीं चाहिए, उसकी व्याख्या भी ज़रूरी है। चलिए इस प्रेरणा स्थल पे, परिवर्तन स्थल पे बहुत मज़ा आया, और 2 बिल्डिंग उधर जो बड़ी बिल्डिंग है वो छूट गया। अभी समय वक्त काफ़ी हो चुका है, हमारे कई साथी दिल्ली से आए हैं, वकील साहब भी हैं, सब लोग को लंच भी करना है, बॉस साहब भी हैं, लंच करना है, और इसके बाद भी एक मीटिंग है, 2 मीटिंग है, और इसके शादी में भी जाना है। तो उस समय हम लोग अलग सेपरेट से, कल अगर मौका मिलेगा तो कल ही ठीक, सिर्फ उसमें करेंगे। ठीक। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकर नामा।